सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य में आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो रीतिकाल है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला प्रश्न, कालक्रम की दृष्टि से रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है? तो इसमें जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें आपको जो प्रश्न है वो ये पूछ रहा है कि रीतिकाल में सबसे पहले जो आचार्य आए ना वो कौन से? देखिए, वैसे तो हम रीति संप्रदाय की बात करें तो रीति जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक आचार्य है वामन। रीति जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक आचार्य है वामन। और हिंदी साहित्य में रीतिकाल के प्रवर्तक माना जाता है चिंतामणि को। ध्यान दीजिए, इन सभी प्रश्नों के उत्तर अलग अलग बनते हैं। हिंदी साहित्य में रीतिकाल के प्रवर्तक तो है चिंतामणि, और हिंदी साहित्य में रीति ग्रंथों के प्रवर्तक है वो है केशवदास। केशवदास। तो देखिए, हिंदी साहित्य में रीति ग्रंथों की परंपरा के प्रवर्तक है केशवदास। और हिंदी साहित्य में सबसे पहली रचना आई कि रीतिकाल से संबंधित पहली रचना, तो रीति काव्य की पहली रचना है हितत्रंगिणी। हितत्रंगिणी जो कि 1541 ईस्वी में लिखी गई। तो ये कालक्रम से पूछा जाए तो हितत्रंगिणी जो कृपाराम की है वो सबसे पहले लिखी गई है। और इसी का देखो, अगर ये प्रश्न बनता है कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं तो वो कवि होंगे बिहारी। तो इस तरह से हमारे प्रश्न अलग अलग बनते हैं। देखिए, रीति साहित्य में रीति संप्रदाय है उसके प्रवर्तक तो है वामन। हिंदी साहित्य में रीति ग्रंथों के प्रवर्तक है केशवदास। हिंदी साहित्य में जो रीतिकाल है उसके प्रवर्तक माने जाते हैं चिंतामणि। और हिंदी साहित्य में रीति काव्य की सबसे पहली रचना है वो है हितत्रंगिणी जो कृपाराम की लिखी हुई। तो इसी दृष्टि से देखा जाए तो कालक्रम की दृष्टि से जो रीतिकाल है उसके प्रवर्तक इसमें से कालक्रम की दृष्टि से माने जाते हैं कृपाराम, जिनकी पहली रचना है 1541 ईस्वी में हितत्रंगिणी। रीतिकाल की समय सीमा क्या है? तो इसमें ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, और ऑप्शन नंबर जो 4 नंबर है सन 1650 से 1850 ईस्वी तक। उसके बाद में डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक किन्हें माना है? इनमें से डॉक्टर नगेंद्र ने माना है केशवदास को। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को किस नाम से पुकारा है? यानी रीतिकाल है, इनको विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है रीतिकाल को? तो ये कहने वाले हैं श्रृंगार काल। यानी श्रृंगार काल है वो रीतिकाल को कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रीतिकाल की अविरल परंपरा किस कवि से आरंभ होती है? तो इनमें से कौन सा कवि है जिनसे रीतिकाल की परंपरा आरंभ होती है? तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 नंबर है चिंतामणि, वहाँ से शुरुआत मानी जाती है। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल को किन 2 भागों में बांटा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीति ग्रंथकार और अन्य कवि के रूप में 2 भागों में बांटा है। ये रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त मानने वाले हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। यानी जो रीतिकाल है इसको 3 भागों में बांटा है, रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त, वो है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। लेकिन रीति ग्रंथकार और अन्य कवि के रूप में रीतिकाल को 2 भागों में बांटने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? और ये कहने वाले हैं मिश्र बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ के 7वें अध्याय को क्या नाम दिया? तो ये देने वाले हैं ग्रियर्सन। रीतिकाल को रीति काव्य नाम दिया है। सामान्यतः रीतिकाल की अवधि मानी गई है। इनमें से रीतिकाल की अवधि कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें से 3 नंबर ऑप्शन 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य तक जो है वो समय सीमा मानी गई है। रीति शब्द का सामान्य अर्थ क्या है? और रीति शब्द है उसका सामान्य अर्थ है पद्धति विशेष। 11वां प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक
किन्हें माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने चिंतामणि को रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य के रूप में माना है। रीतिकालीन किस आचार्य का नाम मणिमाल था? इनमें से कौन सा कवि है या आचार्य है जिनका नाम मणिमाल था? तो ये है चिंतामणि। रीतिकालीन कवियों को सर्वांग निरूपक, रस निरूपक, अलंकार निरूपक और पिंगल निरूपक वर्गों में किसने विभाजित किया? यानी रीतिकालीन जो कवि है उनको सर्वांग निरूपक, रस निरूपक, अलंकार निरूपक और पिंगल निरूपक वर्गों में विभाजित करने वाले कौन विद्वान है? तो ये है डॉक्टर नगेंद्र। रीतिकाल के लिए एक शब्द दिया है अपकर्ष काल। ये नाम किस इतिहासकार ने प्रयोग किया? अपकर्ष काल इनमें से कौन से कवि उन्होंने कहा रीतिकाल को? ये है गणपति चंद्र गुप्त। उन्होंने रीतिकाल के लिए अपकर्ष काल कहा। रीतिकालीन काव्य ग्रंथों की काव्य भाषा है वो कौन सी है? और वो भाषा है ब्रज भाषा। 16 नंबर क्वेश्चन, रीतिकालीन काव्य को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? ये अभी हमने बात की थी। और रीतिकालीन जो काव्य है उनको 3 भागों में बांटा गया है और आप सभी को पता है, रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। और ये जो 3 भाग है, ये इन 3 भागों में बांटने वाले व्यक्ति का नाम है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कौन सा कवि है जो सर्वांग निरूपक नहीं है? इनमें से कौन सा कवि है जो सर्वांग निरूपक नहीं है? तो ये है घनानंद। कौन सा कवि रीतिबद्ध नहीं है? रीतिबद्ध कवि कौन से हैं? और आपसे ये पूछा रीतिबद्ध नहीं है इसमें से, वो है दुल्हे कवि। घनानंद किस कवि वर्ग के अंतर्गत मानेंगे? ये यानी घनानंद जी है वो रीतिबद्ध है या रीति मुक्त है या रीति सिद्ध है? तो आप सभी को पता होगा घनानंद जी के बारे में, ये रीति मुक्त कवि है। घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, इन 4 के नाम आपको याद करने हैं। रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि है घनानंद, और घनानंद के साथ साथ में बोधा, आलम, ठाकुर, ये भी इनका नाम आता है रीति मुक्त कवि के रूप में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, बनन में बागन में बगरो बसंत है, ये पंक्ति है, ये पंक्ति किस कवि की है? और ये पंक्ति है पद्माकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास। भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? और ये है केशवदास की पंक्ति। बिहारी कवि है, बिहारी है वो किस वर्ग के कवि है? इनमें से जो 3 रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, इनमें से बिहारी है वो रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। बहुत बार प्रश्न आया। नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर आइयो खेलन होरी, ये पंक्ति किस कवि की है? और ये पंक्ति बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है और ये है पद्माकर की। भिखारीदास की रचना का नाम क्या है? ये रचना भी बहुत बार पूछी है नेट में। भिखारीदास की रचना का नाम काव्य निर्णय, 1 नंबर ऑप्शन काव्य निर्णय। यह प्रेम को पंथ कराल तलवार की धार पे धावनो है, यह पंक्ति किस कवि द्वारा सर्जित है? तो ये है बोधा की रचना। आचार्य केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा? केशवदास जी को कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत, और ये कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 4 नंबर ऑप्शन। इसी तरह का एक और है कठिन गद्य का, यानी ये तो है कठिन काव्य का प्रेत, और गद्य का कठिन गद्य का पता नहीं ऐसे कुछ है, और वो है आगे किसका कथन है थोड़ा देखना पड़ेगा, आप भी कमेंट में लिख सकते हैं इसके बारे में। बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन सा है? इसमें से बूंदी नरेश है जिनका नाम है भाव सिंह, उनके आश्रय में कौन सा कवि रहता था आपको बताना है। ये है मतीराम,
4 नंबर ऑप्शन मतीराम। भूषण का लक्षण ग्रंथ कौन सा है? इनमें से भूषण का लक्षण ग्रंथ बताना है। ये चारों के चारों जो दिए हुए हैं ये भूषण की रचना ही है। इसमें से भूषण का लक्षण ग्रंथ है वो बताना है, और वो है शिवराज भूषण। निम्नलिखित में से किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई, यानी किस रचना पर सबसे ज़्यादा टीकाएं लिखी गई है? और आपको पता होगा इसमें से बिहारी सतसई है जिस पे लगभग 54 टीकाएं लिखी गई है, जिसमें पहली जो टीका है वो उन्हीं के दत्तक पुत्र कृष्ण बिहारी द्वारा लिखी गई, और अंतिम जो रचना है अंतिम जो टीका है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर की लिखी गई है। बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? वैसे तो लगभग सभी का है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस ग्रंथ का प्रभाव पड़ा है? तो वो है 1 नंबर ऑप्शन गाहा सप्तशती उसका। बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या है? ये है कल्पना की समाहार शक्ति। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ये है जयपुर नरेश जयसिंह। आपको याद रखना है मिर्जा राजा जयसिंह, क्योंकि जयसिंह नाम से कई कवि राजा आए, तो मिर्जा राजा जो जयसिंह है उनके ये दरबारी कवि थे। और उनका एक प्रसिद्ध दोहा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यह काल अली कली सो बंधियो आगे कौन हवाल। और ये जो दोहा है ये लिखकर भेजा था बिहारी ने मिर्जा राजा जयसिंह को, और उस दोहे की वजह से मिर्जा राजा जयसिंह इतने प्रसन्न हुए और उन्हें प्रत्येक दोहे के लिए एक सोने की अशरफी देने का वचन भी दिया कि आप जितनी भी आगे रचनाएं करें उनमें आपको एक सोने की अशरफी हर एक दोहे पे मिलेगी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदर परम किशोर व्यक्रम चंचल नयन विशाल पंक्ति किस कवि की है? तो ये है सूरदास की। दोहा छंद में श्रृंगारी रचना प्रस्तुत करने वालों में हिंदी के सर्वाधिक ख्याति प्राप्त या ख्याति लब्ध कवि कौन से है? दोहा छंद में श्रृंगारी रचना प्रस्तुत करने वालों में तो ये है बिहारी। कंचन तन धन बरन बन रहियो रंग मिली रंग, कंचन तन धन बरन बन रहियो रंग मिली रंग, जानी जाती सुबासी केसरी लाई अंग, ये पंक्ति है वो किस कवि की है? तो ये है बिहारी की। सुजान विनोद जो ग्रंथ है उसके रचनाकार कौन है? ये है कवि देव। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है, इनमें से कौन सा है जो चिंतामणि का एक प्रबंध काव्य है? तो ये है कृष्ण चरित। अति सुधो स्नेह को मारन जहाँ नेकु शानप बांक नहीं, ये पंक्ति किस कवि की है? और ये पंक्ति बहुत बार आई है, टीजीटी पीजीटी हिंदी फर्स्ट ग्रेड नेट इनमें बहुत बार पूछी। अति सुधो स्नेह को मारंग है जहाँ नेकु शानपन बांक नहीं, ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये है घनानंद की। कौन सी रचना पद्माकर द्वारा रचित नहीं है ये पूछे? तो हिम्मत बहादुर वीरदावली इनकी रचना है, पद्माभरण इनकी रचना है, जगत विनोद इनकी रचना है, रस रहस्य इनकी रचना नहीं है। तो ये 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। रीति कवि रघुनाथ बंदीजन किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? यानी रीति काल के एक ऐसे कवि जिनका नाम है रघुनाथ बंदीजन, ये किसके दरबार में रहते थे? तो ये जो 4 ऑप्शन है उसमें 1 नंबर ऑप्शन काशी नरेश इनके दरबार में थे। कवि कुल कंठाभरण किस प्रकार का ग्रंथ है? कवि कुल कंठाभरण ये अलंकार ग्रंथ है। भूषण किसके राजाश्रित कवि थे? यानी भूषण है वो किनके आश्रय में रहते थे? तो इनमें 2 राजा है, वो है नंबर 1 छत्रसाल, नंबर 2 शिवाजी, यानी 1 नंबर वाला जो ऑप्शन है वो सही है। भूषण की भाषा की आलोचना किसने की? भूषण जो कवि है उनकी भाषा की आलोचना किसने की? तो ये आलोचना करने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
रीतिसिद्ध धारा के प्रधान कवि कौन है? तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो रीतिसिद्ध धारा के प्रधान कवि है बिहारी। गागर में सागर भरने की पंक्ति किसके संदर्भ में, यानी कौन से कवि है जिन्होंने बहुत थोड़े में बहुत कुछ कह दिया, यानी उन्होंने एक लाइन में बहुत बड़ा सारांश दिया है। तो ऐसा लिखने वाले कौन से कवि है? तो उनका नाम है बिहारी। बिहारी के बारे में कहा गया है गागर में सागर भरने की पंक्ति के किस कवि के संदर्भ में सही बैठती है? तो वो है बिहारी। उसके बाद में बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? तो इसमें ऑप्शन है 1 नंबर 719 कुल दोहे हैं, जिसमें 6 सोरठे हैं। तो कितने रहे? 713 दोहे और 6 सोरठे, टोटल है 719 छंद। तो आपको ये तीनों ऑप्शन याद रखने हैं। 719 दोहे हैं, कैसा भी ऑप्शन आए तो 6 तो इसमें सोरठे हैं, 719 कुल दोहे हैं और सोरठे निकालें तो 713 दोहे बचते हैं। टोटल है 719 इसमें छंद। बिहारी सतसई पर फिरंगी सतसई नाम से टीका किसने लिखी? अभी हम बात कर रहे हैं कि बिहारी सतसई पे ना सबसे ज़्यादा टीकाएँ लिखी गई हैं, 54 टीकाएँ लगभग। उनमें से अनेक भाषाओं में बिहारी सतसई पर टीकाएँ हैं वो लिखी गई है। तो जो फिरंगी सतसई है इस नाम से टीका लिखी है वो किसने लिखी है? तो वो है 3 नंबर ऑप्शन, आनंदी लाल शर्मा ने बिहारी सतसई पर फिरंगी सतसई नाम से टीका लिखी है। देव किस कवि किस दृष्टि से अधिक सफल रहे, यानी आचार्य में या कवि में या टीकाकार में? तो ये कवि के रूप में अधिक प्रसिद्ध रहे थे। घनानंद कवि होने के साथ साथ राज दरबार में किस पद पर प्रतिष्ठित थे? तो घनानंद जी के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो मीर मुंशी के रूप में राज दरबार में कार्य करते थे। रीतिकाल के प्रारंभिक श्रेष्ठ कवि बिहारी है तो पद्माकर अंतिम श्रेष्ठ कवि है। वास्तव में ये दोनों रीतिकाल के 2 छोर हैं, ये कहने वाले कौन से आलोचक है? यानी किसी ने कहा है रीतिकाल के प्रारंभिक अगर श्रेष्ठ कवि के बारे में बात करें तो वो बिहारी है और अंतिम बात करें तो वो पद्माकर है। ये पंक्ति है किस आलोचक द्वारा कही गई है? तो ये है आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा, यानी विश्वनाथ त्रिपाठी है। उन्होंने ये कहा है कि रीतिकाल के प्रारंभिक श्रेष्ठ कवि बिहारी है तो अंतिम है जो श्रेष्ठ कवि वो पद्माकर है। तो ये कहने वाले हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। आचार्य या कवि देव का जन्म किस प्रांत में हुआ माना जाता है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। कवि भूषण को, भूषण की जो उपाधि है, वैसे कवि भूषण का नाम किसी को पता भी नहीं है कि इनका नाम मूल नाम क्या था। कई जगह नाम लिखा तो आता है कि घनश्याम था, लेकिन फिर भी हम बात करें कि भूषण है, उसको भूषण की उपाधि किसने दी? तो ये है 4 नंबर ऑप्शन, चित्रकूट के नरेश सोलंकी। उन्होंने भूषण को भूषण की उपाधि दी। घनानंद के काव्य की मूल प्रेरणा क्या है? वो है सुजान, क्योंकि घनानंद है वो सुजान से प्रेम करते थे और उन्होंने सुजान को याद करते हुए काव्य रचनाएं लिखी और उसमें प्रतीक के रूप में कृष्ण को माना है। घनानंद ग्रंथावली है, उसका संपादन किसने किया? तो ये करने वाले हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। सर्वांग निरूपक कौन सा कवि नहीं है जो सर्वांग निरूपक है? तो ये है बेनी परवीन, 4 नंबर ऑप्शन। श्रृंगार रस निरूपक कवि जो रीतिकालीन के कवि माने जाते हैं वो कौन से है? श्रृंगार रस निरूपक कवि तो वो है कृष्ण भट्ट देव ऋषि। नायक नायिका भेद निरूपक रीति कवि माने जाते हैं, इनमें से कौन से है जो नायक नायिका भेद निरूपक रीति कवि माने जाते हैं? तो ये है कालिदास त्रिवेदी। छंदों निरूपक रीति कवि नहीं माने गए, वो कौन से इसमें से जो छंदों निरूपक रीति कवि नहीं माने जाते?
ये है गोप कवि। चिंतामणि त्रिपाठी के आश्रयदाता थे, यानी चिंतामणि त्रिपाठी है वो किनके आश्रय में रहते थे? तो वो है शाहजी भोंसले, इनके भी दारा सिकोह है, इनके भी आश्रय में रहे, शाहजहाँ इनके आश्रय में, यानी उपयुक्त सभी, इन सभी के आश्रय में रहकर उन्होंने काव्य रचना की। कृपाराम के हित तरंगिणी का विषय क्या है? तो ये विषय है नायिका भेद। कुलपति मिश्र का ग्रंथ कौन सा नहीं है इनमें से? तो वो है रसमंजरी। रीतिकाल के किस कवि ने सर्वाधिक 72 ग्रंथ लिखे? यानी सबसे ज़्यादा 72 ग्रंथ है वो लिखे, वो कौन से कवि है? 4 जो ऑप्शन है उनमें से वो है कवि देव, 3 नंबर ऑप्शन। यानी रीतिकाल में सबसे ज़्यादा ग्रंथ लिखे गए हैं वो देव द्वारा रचित है। देव की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, शायद पता होगी आपको। उसके बाद में बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कवि कुलपति मिश्र का मामा था? तो वो है बिहारी। कुलपति मिश्र है, उनके मामा है वो है बिहारी। बिहारी और देव किस आलोचक की पुस्तक है? वो है लाला भगवान दीन की। ध्यान रखना, बिहारी और देव, इस यही रचना दोबारा नाम ऐसे आ जाए, देव और बिहारी, तो ध्यान रखना ये है कृष्ण कवि की। तो देव है वो कृष्ण है, बस इतना याद रखना। और बिहारी और देव पूछे तो लाला भगवान दीन की है। आचार्य देव द्वारा रचित देवचरित किस प्रकार का ग्रंथ है? तो देवचरित है वो प्रबंध काव्य है, 1 नंबर ऑप्शन, प्रबंध काव्य। सुधा निधि किस कवि की रचना है? तो सुधा निधि है वो किस कवि की रचना है? तो वो है तोस कवि की। पद्माकर विरचित रीति ग्रंथ कौन सा है? यानी पद्माकर ने इनमें से कौन सा ग्रंथ लिखा? तो वो है जगत विनोद। रसिक रंजन किसकी रचना है? रसिक रंजन इनमें से किसकी रचना है? तो वो है कुमार मणि की। नवरस तरंग किस कवि का रीति ग्रंथ है? नवरस तरंग, तो ये है बेनी परवीन का, 2 नंबर ऑप्शन, बेनी परवीन का। श्रृंगार लता और फाजिल अली प्रकाश किसका ग्रंथ है? तो ये है सुखदेव मिश्र का, 1 नंबर ऑप्शन। किस कवि पर बुंदेलखंडी भाषा का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? तो ये है पद्माकर। रसिक विनोद किसका ग्रंथ है? ये है चंद्रशेखर वाजपेयी जी का। रसभूषण किसका ग्रंथ माना जाता है? रसभूषण तो वो है याकूब खां का। पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि किस राजा ने दी? मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन बनता है, वो है प्रताप सिंह। मतीराम ने किस कवि की सतसई के आधार पर अपनी सतसई है उसकी रचना की है? इनमें से कौन से कवि की सतसई है जिसके आधार पर उन्होंने मतीराम ने अपनी सतसई की रचना की? तो वो है ऑप्शन नंबर 3 बिहारी। बिहारी किस संप्रदाय में दीक्षित थे? वो है निम्बारक संप्रदाय। मतीराम के ग्रंथ व्रत कौमुदी का दूसरा नाम क्या है? तो उसका नाम है
छंद सार संग्रह 2 नंबर। बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? बिहारी का जन्म ग्वालियर में हुआ था, 4 नंबर ऑप्शन। जन्म ग्वालियर जानी के, ऐसा एक दोहा भी इनके जन्म से संबंधित पद मिलता है। बिहारी की वाग विभूति किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो ये जो रचना है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की है। रीतिकाल में साक्षात रस मूर्ति माने जाते हैं। इनमें से किसको कहा गया है कि रीतिकाल के ये सबसे ज़्यादा रस मूर्तिकार है? तो ये कहा जाता है घनानंद को। अंबिकादत्त व्यास ने बिहारी के दोहों का अनुवाद किस छंद में किया? यह है कुंडलिया छंद में। ऋतु वर्णन में रीतिकालीन कवियों में कौन प्रसिद्ध है? रीतिकाल में जो ऋतु वर्णन है उसका वर्णन करने वाले, ऋतु वर्णन करने वाले सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि रीतिकाल के कौन से है? तो वो है सेनापति। राम सतसई के रचनाकार कौन है? राम सतसई जो रचना है उनके रचनाकार है राम सहाय। रीतिकाल में शुक्तिकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो ये है वृंद कवि। यमक सतसई है, वो किसकी रचना है? यमक सतसई ये रचना है वृंद कवि की। घनानंद की भाषा की विशेषता क्या है? घनानंद की भाषा, उसकी विशेषता क्या है इन 4 ऑप्शन में से? तो ये है लाक्षणिकता। बोधा के आश्रयदाता कौन था? यानी बोधा है वो इनमें से कौन से कवि के दरबार, राजा के दरबार में रहते थे? बोधा। इश्क नामा इनकी रचना है, इश्क लता इनकी रचना है। बोधा इनमें से किनके दरबार में रहते थे? वो है पन्ना नरेश, 1 नंबर ऑप्शन पन्ना नरेश। घनानंद ने अपनी काव्य रचना में किस छंद का प्रयोग किया है? घनानंद ने अपनी काव्य रचना में किस छंद का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है? वो है कवित सवैया। यूरोप महाद्वीप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई भी ग्रंथ प्राप्त नहीं होता, यह कथन के प्रयोक्ता है। यानी किस व्यक्ति ने बिहारी सतसई की प्रशंसा में लिखा है कि यूरोप में ऐसी कोई रचना नहीं है जो बिहारी सतसई है ना उसके कोई समक्ष प्राप्त हो जाए। यानी ऐसी रचना जो बहुत ही प्रसिद्ध है। और ये किस रचना के बारे में कहा? ये कहा बिहारी सतसई के बारे में। किसने कहा ये पूछा गया है, तो ये कहा था ग्रियर्सन ने। रीति मुक्त कवियों में किस कवि की प्रेयसी का नाम नहीं मिलता? लगभग सभी की जो ऑप्शन दिए उनमें प्रेयसी है, उनका नाम मिलता है। इनमें से किसका नहीं मिलता ये पूछा गया है, तो ठाकुर है, उनका नहीं मिलता। बोधा का भी नाम आ जाएगा। घनानंद का हमें पता है, सुजान है। किस कवि की प्रेयसी का नाम सुभान है? और सुभान किस कवि की प्रेयसी का नाम है? तो वो है बोधा। बोधा का पूरा नाम क्या था? बोधा का नाम बुद्धसेन था, बुद्धिसेन था। 4 नंबर ऑप्शन। रीति कवियों का नारी विषयक दृष्टिकोण भले ही सामंती भोगवादी रहा हो, लेकिन उसकी निजी प्रवृत्ति है, ऐसा कहने वाले या ऐसा किस प्रकार से माना गया है? तो ये है सूक्ष्म अशरीरी। केशव ने कवि प्रिया की रचना किस गणिका को शिक्षा देने के लिए की थी? केशव दास ने अपनी एक रचना है कवि प्रिया, इसकी रचना किस लिए की थी? एक गणिका थी, उसको शिक्षा देने के लिए। और ये कौन सी गणिका का नाम है? नाम नीचे लिखे हुए हैं। तो इसमें जो 2 नंबर ऑप्शन है राय प्रवीण, उसको शिक्षा देने के लिए कवि प्रिया की रचना की थी। रीतिकालीन राम काव्य के कवि माने गए हैं। रीतिकाल में राम काव्य भी लिखा गया, किनके द्वारा? तो ये है सेनापति द्वारा, 1 नंबर ऑप्शन। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? तो
तो ये है भूषण की रचना, 1 नंबर ऑप्शन भूषण। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस संवर्त किसकी पंक्ति है, बहुत बार पूछी गई। तो ये रचना है, ये जो पंक्ति है वो केशव द्वारा रचित है और अलंकार के बारे में कहा गया है। काली कूर कोकिल कहाँ की बेर काटती दे, यानी काली जो है वो कोयल है, वो कूक रही है और उनकी आवाज़ है वो हृदय में पीड़ा दे रही है, ऐसी पंक्ति है, वो किसके द्वारा रचित है ये पूछा गया है। तो ये है घनानंद की रचना। घनानंद की प्रेयसी का नाम बताना है, तो वो है 3 नंबर ऑप्शन सुजान। सुभान है वो है ठाकुर बोधा की। सुभान है, ये ऑप्शन एक प्रश्न भी था हमारा, किस कवि की प्रेयसी का नाम सुभान था। तो हमने क्या किया था 91 का, ये था बोधा। तो बोधा की प्रेयसी का नाम है सुभान और सुजान है वो घनानंद की प्रेयसी का नाम है। किस कवि ने हिम्मत बहादुर के दरबार में मयान से तलवार निकाल लिया था, यानी ऐसे ही यानी हिम्मत बहादुर है वो एक राजा है, उनके दरबार में वो एक कवि है, उनके द्वारा मयान से तलवार निकाल लिया गया था। उनमें से कौन सा कवि है ये पूछा गया है। तो ये है कवि ठाकुर। कनक छरीसी कामिनी काहे को कटे छिन, पंक्ति किस कवि की है, कनक छरीसी कामिनी काहे को कटे छिन, और ये है पंक्ति आलम द्वारा रचित। कौन सा कवि ब्राह्मण से मुसलमान बन गया था, पहले ब्राह्मण था उसके बाद में मुसलमान बन गया, ऐसा माना जाता है, और ये है आलम कवि। कटी को कंचन काटी विधि कुचन मध्य धरी दीन, पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति है वो रंग रेजिन की है। हम कविराज है पे चाकर चतुर के, पंक्ति किस कवि की है, हम कविराज है पे चाकर चतुर के, पंक्ति है वो किसकी है, तो ये है ठाकुर की पंक्ति। और अंतिम क्वेश्चन आज का 105 नंबर, लोगन कवित किन्हो खेल करी जाने हो है, लोगन कवित किन्हो खेल करी जान्यो है, ये पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है, तो ये है ठाकुर द्वारा रचित। इस तरह से हमने रीतिकाल के 105 क्वेश्चन किए हैं, और ऐसा ही एक और वीडियो बनेगा रीतिकाल से संबंधित। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब जरूर करिए। जय